हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो ईएमआरएस पीजीटी फिजिक्स के एग्जाम के लिए केस स्टडी बेस्ड जो पेडागोजी है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। उसका एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, ये सेकंड लेक्चर है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग के 5 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। हालांकि ये मेरे डोमेन का नहीं है, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें इसके रिलेटेड मटेरियल नहीं मिल रहा है। तो मैंने भी ये जितना भी मटेरियल बनाया है, जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए हैं, सर्च कर करके प्रोवाइड कराए हैं। आप चाहें तो इन्हें ऑनलाइन ढूंढ भी सकते हैं, अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ऐसे मैंने किसी बुक्स वगैरह से क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, ये मैंने भी ऑनलाइन सर्च करे हैं। चाहे एआई की हेल्प ले लो, चाहे किसी भी चीज़ की हेल्प से कह लो, ये क्वेश्चंस भी सर्च करके बनाए गए हैं। ठीक है, ऐसे मेरे पास कोई इसकी किताब नहीं है। तो ये केस स्टडी बेस्ड का सेकेंड लेक्चर है। इस सेकेंड लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जैसे पहले लेक्चर में किए थे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो लेक्चर्स है इनसे हमें एक आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। कि हमें एक अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है वो किस तरह का होता है, एग्ज़ाम में किस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर उसका थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो जाता है तो एग्ज़ाम को क्रैक करना इनएविटेबल हो जाता है ना। तो एग्ज़ाम को हम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से इन वीडियोस की रीच बनती है। आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो भाई पहला केस जो आज का लेक्चर है उसमें बाइसिकल ऑन अ स्लोप, ये क्वेश्चन है। इसमें केस क्या बनाया जा रहा है कि स्टूडेंट राइड्स अ बाइसिकल डाउन अ स्मूथ स्लोप। एक स्टूडेंट है जो कि एक साइकिल चला रहा है और वो ढलान पे नीचे उतर रहा है। साइकिल की जो स्पीड है वो लगातार बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो एक टीचर है वो इस केस को यूज़ करता है किसको बताने के लिए, एक्सेलरेशन को बताने के लिए, फोर्स को बताने के लिए और फ्रिक्शन को बताने के लिए। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है वो सुनो। पहला क्वेश्चन है, द इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ द बाइसिकल इंडिकेट्स। जो ढलान से बाइसिकल उतर रही है, साइकिल उतर रही है, उसकी बढ़ती हुई स्पीड किस बात को बताती है। पहला है ऑप्शन की जीरो एक्सेलरेशन है, दूसरा ऑप्शन है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तीसरा ऑप्शन है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और चौथा है कि नो मोशन। तो पहला जीरो एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन है नहीं क्योंकि स्पीड लगातार बढ़ रही है, और मोशन हो रही है तो ये भी गलत हो गया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप कैसे कहोगे, क्योंकि आप जो v = u + at लगाओगे तो उससे आप यहाँ से स्पीड बढ़ती हुई निकाल सकते हो। तो ये कौन सा केस हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस हो गया। और स्पीड भी जो कैसे बढ़ रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। फिर इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन कि यूजिंग द स्लोप एग्जाम्पल हेल्प्स स्टूडेंट्स। ये जो ढलान वाला उदाहरण है ये छात्रों को किस प्रकार मदद करता है। पहला है कि फॉर्मूला याद करने में, तो यहाँ फॉर्मूला का कोई चक्कर नहीं है तो ये गलत हो गया। दूसरा है विजुअलाइज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को प्रत्यक्ष सोचना देखना, तो ये थोड़ा सा सही लग रहा है मेरे को। फिर अवॉइड थिंकिंग, तो यहाँ तो ये तो मामला है ही नहीं, सोचवाया जा रहा है। और चौथा है स्किप डेरिवेशन, तो डेरिवेशन का कोई चक्कर है नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा, विजुअल एक्सेलरेशन, विजुअलाइज एक्सेलरेशन। तीसरा है यहाँ पर द टीचर यूजेस ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल रिफ्लेक्ट्स। टीचर ने जो रियल लाइफ एग्जाम्पल यूज किया वो किस चीज को प्रदर्शित करता है। तो वास्तविक उदाहरण का उपयोग शिक्षक की किस शैली को दर्शाता है। बिहेवियरिज्म मैंने कल भी आपको बताया था, इसका मतलब होता है कि स्टूडेंट के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करके उसके बाद उसकी लर्निंग को इम्प्रूव करना, दैट इज कॉल्ड बिहेवियरिज्म। वो यहाँ पर है नहीं। फिर है कंस्ट्रक्टिविज्म मैं आपको बताया था कि लर्निंग को इम्प्रूव किया जाता है एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट्स की सहायता से। तो यहाँ पर एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट्स की सहायता से उसकी लर्निंग को इम्प्रूव किया जा रहा है, तो वो होता है कंस्ट्रक्टिविज्म। फिर होता है ड्रिल मेथड। ड्रिल मेथड का मतलब होता है कि एक कोई भी चीज़ को लगातार करते रहना जब तक आप उसमें परफेक्ट ना हो जाओ। तो हम यहाँ पर लगातार तो कर नहीं रहे हैं, कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ना, तो ड्रिल मेथड होगा नहीं। और लिमिटेशन, तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट, सीलिंग फैन स्पीड लेवल का केस है। क्वेश्चन में पूछा गया है, अ टीचर आस्क्स व्हाई डज अ सीलिंग फैन रोटेट फास्टर एट स्पीड लेवल 5 कंपेयर टू लेवल 1। एक पंखा स्पीड 1 पर धीरे चलता है और स्पीड 5 पर तेज चलता है, ऐसा क्यों है। और अगर ऐसा है तो आप डिस्कस कीजिए टॉर्क को, पावर को और करंट को। वो बच्चों को बोलता है डिस्कस करने को। टॉर्क यानी कि बलाघूर्ण, पावर शक्ति और करंट मतलब धारा।
तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है द कंसेप्ट हाईलाइटेड हेयर इज। तो यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट मुख्यतः हाईलाइट होता है या मुख्य जो सोच है इस क्वेश्चन की वो क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन तो ये नहीं है बिल्कुल भी, है ना, ऊष्मागतिकी का। दूसरा है रोटेशनल डायनामिक्स, बिल्कुल है क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है टॉर्क की, पावर की, तो रोटेशनल डायनामिक का क्वेश्चन ये है। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नहीं है, प्रकाश की, और एसएचएम का क्वेश्चन भी ये नहीं है। तो यहाँ पर मेन जो पीछे का कहानी है इसकी वो क्या है, रोटेशनल डायनामिक्स एंड पावर। फिर पांचवा क्वेश्चन है यह केस किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित करता है। तो पहला है कंटेक्चुअल लर्निंग, कंटेक्स्ट बेस पे लर्निंग, है ना। दूसरा है रैंडम, रैंडम तो है नहीं, रैंडम का मतलब है कुछ भी पढ़ा दिया और आप समझ लो। मेमोराइजेशन, कुछ रटवाना हम चाह नहीं रहे, याद करवाना चाह नहीं रहे। टीचर डोमिनेंस, यानी कि टीचर अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है ना, वो नहीं है यहाँ पर। तो कंटेक्चुअल लर्निंग यहाँ पर सही आंसर हमारे पास हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से इन वीडियोज़ की रीच बनती है। आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इन एग्जाम्स की, वहाँ तक वीडियोज़ पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था केस, उसका ही क्वेश्चन है। मोटर द्वारा उत्पन्न आघूर्ण पर चर्चा छात्रों में क्या विकसित करती है। डिस्कसिंग टॉर्क प्रोड्यूस बाय मोटर हेल्प्स स्टूडेंट डेवलप। तो मोटर द्वारा उत्पन्न आघूर्ण पर चर्चा छात्रों में क्या विकसित करती है। पहला है एनालिटिकल रीजनिंग, दूसरा है रोट लर्निंग मतलब रेक्टाफिकेशन, तो ये तो गलत हो गया। गैसिंग मतलब गैस वर्क तो है नहीं ना यहाँ पर। आपको यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस जो हो रहा है मोटर के घूमने पर, यहाँ पर गैस क्या लगाओगे, वो तो हो रहा है जो हो रहा है। और ब्लाइंड रिपीटेशन ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर उनकी एनालिटिकल यानी कि विश्लेषणात्मक जो सोच है उसको डेवलप करना इसके पीछे का मेन मकसद है। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में हमें पूछा गया है आइस मेल्टिंग इन 2 कप्स, 2 कपों में बर्फ पिघलती है। तो उसके पीछे क्वेश्चन क्या है या उसका जो पासेज है वो क्या है। 2 कप्स, 1 मेटल, एक मेटल का है, धातु का है, एक प्लास्टिक का है। मेटल में जो आइस है वो तेजी से पिघलती है। तो टीचर जो है यानी कि जो अध्यापक है वो इसको यूज़ करता है थर्मल कंडक्टिविटी को यानी कि ऊष्मीय चालकता को समझाने में। तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि यह केस किसको दर्शाता है। पहला है इलेक्ट्रिक कंडक्शन, बिल्कुल गलत, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की तो बात ही नहीं हो रही है। दूसरा है थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंस, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी में डिफरेंस है, एक मेटल में है और एक प्लास्टिक में है। दोनों की जो थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि के, दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, तो फिर इसलिए दोनों की जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसकी अलग अलग वैल्यू आएगी। रिफ्रैक्शन वो ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, प्रकाश की, वो गलत हो गया। मैग्नेटिज्म का यहाँ पर कोई रोल है नहीं, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, इसी केस पे बेस्ड अगला क्वेश्चन है। छात्र यह समझाते हैं कि धातु में बर्फ जल्दी क्यों पिघलती है, इससे क्या पता चलता है। स्टूडेंट्स एक्सप्लेनिंग व्हाई मेटल मेल्ट्स आइस फास्टर शो। छात्र हमें मतलब टीचर को ये बताते हैं कि जो धातु में बर्फ जो है वो जल्दी पिघल रही है, तो यह इससे क्या पता लगता है। लोअर ऑर्डर रिकॉल, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। लोअर ऑर्डर रिकॉल मतलब पुरानी कोई बात है उसको रिकॉल करना, तो यहाँ तो है नहीं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब स्टूडेंट्स कुछ कंसेप्ट लगा रहे हैं उसके बेस पर वो समझ रहे हैं चीज़ों को, तो ये सही है। मेमोराइजेशन यानी कि याद करने वाला कुछ है नहीं यहाँ पर। कन्फ्यूजन मतलब ऐसा कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन देखो इसी केस के ऊपर, दिस केस इज बेस्ट सुटेड फॉर विच स्किल। यह केस किस कौशल के लिए उपयुक्त है। पहला है डेटा मेमोराइजेशन, तो ये गलत है, कोई डेटा आपको याद कराना नहीं है। दूसरा है एक्सपेरिमेंटल रीजनिंग, तो प्रायोगिक तर्क, है ना। तीसरा है ऑरल रिपीटेशन, ऑरल का कुछ ऐसा यहाँ पर है नहीं, डायग्राम कॉपी करना कुछ है नहीं यहाँ पर। तो एक्सपेरिमेंटल रीजनिंग मतलब ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट हो गया और एक्सपेरिमेंट के पीछे तर्क दिए जा रहे हैं कि हाँ यहाँ ऐसा इसलिए हो रहा होगा। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। केस नंबर 4, मोबाइल नेटवर्क टावर रेडिएशन। एक टीचर है जो टीचर प्रेजेंट है सिनेरियो, एक टीचर बच्चों को एक सीन समझाता है अबाउट ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रेडिएशन के ऊपर, फ्रॉम टुवर्ड्स एंड आस्क, और उसके बाद वो पूछता है वेदर इट कैन हीट नियर बाई ऑब्जेक्ट। क्या वेदर इट कैन हीट नियर बाई ऑब्जेक्ट, क्या ये नियर आपके पास के ऑब्जेक्ट्स को गर्म कर सकती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, दिस केस इन्वॉल्व्स विच फिजिक्स कंसेप्ट। यह केस फिजिक्स के कौन से अवधारणा से संबंधित है। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये तो आप बिल्कुल आसानी से पकड़ सकते हो, ईएम रेडिएशन की बात चल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से निकल रही होगी। तो ग्रेविटी तो यहाँ है नहीं, फ्लूइड है नहीं, काइनेमेटिक्स है नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। फिर इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, इवेल्युएटिंग हेल्थ इंपैक्ट ऑफ रेडिएशन डेवलप्स। विकिरण के स्वास्थ्य प्रभावों का मूल्यांकन किस कौशल को विकसित करता है? विकिरण के स्वास्थ्य प्रभावों का मूल्यांकन किस कौशल को विकसित करता है? पहला है साइंटिफिक टेम्पर, ब्लाइंड बिलीफ, ये गलत है, ब्लाइंड तो कुछ है ही नहीं जब साइंस की बात चल रही है। मेमोराइजेशन कुछ है ही नहीं, है ना। अवॉइडिंग साइंस ये है नहीं। तो साइंटिफिक टेम्पर, बच्चों में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको डेवलप करना। अगला क्वेश्चन, टीचर आस्किंग स्टूडेंट्स फॉर एविडेंस एनकरेजेस। शिक्षक का साक्ष्य मांगना क्या प्रोत्साहित करता है? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग का मतलब है केवल आप सुनते रहो। तीसरा ऑप्शन है गैस वर्क। गैस यहाँ पर कुछ लगवाया नहीं जा रहा है। डिक्टेशन मतलब ऐसा कुछ डिक्टेट नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग यानी कि यहाँ पर एविडेंस जो मांग रहा है, यहाँ पर अन्वेषण आधारित इंक्वायरी हो रही है, उसके बाद उसके ऊपर लर्निंग चल रही है। पांचवें केस की बात करें उसके पहले वापस से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ फिजिक्स रिलेटेड वीडियोज़ यानी कि जो टीयर 2 एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड वीडियोज़ भी चैनल पर आने स्टार्ट हो गए। तो आपका ये एग्ज़ाम हो जाए, और मैं तो ये चाहूँगा कि आप सभी के सब एग्ज़ाम को क्लियर कर लें, पर फिर भी जो सीट है उसके हिसाब से ही बच्चे क्लियर होंगे। तो जो टीयर 2 का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड लेक्चर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो जब भी तुम इस एग्ज़ाम से फ्री हो जाओ तो वो लेक्चर्स आ चुके हैं, आना स्टार्ट हो गए हैं, तो वो लेक्चर देखना स्टार्ट कर देना, इन केस तुम्हें लगता है कि तुम टीयर 2 के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। वैसे तो आई विश कि आप सभी के सभी जो भी इन लेक्चर्स को देख रहे हैं वो सभी के सभी एग्ज़ाम्स क्लियर कर जाएं टीयर 1 का, है ना। जो भी इन लेक्चर्स को देख रहे हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ और मेरी ये विश भी है। केस स्टडी नंबर 5, अच्छा लगता है कि यार अपने बच्चे जो अपने से पढ़ के गए हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम क्लियर हो गए, और बाकी तो क्या ही ले लूँगा तुमसे। केस स्टडी 5, फुटबॉल किक एंड पैराबोला। तो अ टीचर नरेट्स हाउ अ फुटबॉल फॉलोज अ कर्व्ड पाथ व्हेन किक्ड एट एन एंगल। एक टीचर जो है वो नरेट करता है कि एक फुटबॉल जो है जब उसको आप किक करोगे तो वो किस तरह का पाथ बनाएगा, उसके पीछे का ये केस है। इसके लिए पहला जो क्वेश्चन है वो है, यह केस किस अवधारणा को समझाने में मदद करता है? दिस केस हेल्प्स अंडरस्टैंड। पहला है सर्कुलर मोशन, दूसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब अगर आपने ये फुटबॉल वाला एग्जाम्पल पढ़ा हो, आपने सच में फिजिक्स पढ़ी है तो आपने खूब पढ़ा होगा कि जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हो या पढ़ाते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो कहीं पढ़ा रहे होंगे, तो पढ़ाते हो तो वहाँ पर ये फुटबॉल वाला एग्जाम्पल लेते हो, तो जो फुटबॉल पाथ पकड़ती है वो कौन सा पाथ पकड़ती है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आंसर क्या आ जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। एसएचएम गलत, स्टैटिक फ्रिक्शन गलत। अगला, आस्किंग स्टूडेंट्स टू प्रेडिक्ट रेंज एट डिफरेंट एंगल डेवलप्स। विभिन्न कोणों पर रेंज का अनुमान लगाने से क्या विकसित होता है? रैंडम गैसिंग बिल्कुल गलत है। रैंडम कुछ गैस है ही नहीं। जब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है तो प्रोजेक्टाइल में आपने फॉर्मूले भी पढ़े हैं, अलग अलग एंगल पर रेंज अलग अलग आएगी। तो यहाँ पर मतलब एप्लीकेशन स्किल्स आपकी डेवलप होना चाह रही है या करवाना चाह रहे हैं, तो सही आंसर क्या आ जाएगा? एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग। सी मेमोराइजेशन गलत। कॉपिंग, कॉपी का कुछ करना, कॉपिंग मतलब चीटिंग, कॉपी कर देना चीज़ को, वो गलत है। When students compare real football trajectory with ideal parabolic path, it demonstrate। जब स्टूडेंट्स रियल जो पाथ बनता है फुटबॉल का, मतलब जब वो उड़ के जाती है हवा में, तो उसका जो रियल पाथ होता है और उसको आइडियल पाथ जो वो कॉपी में बनाते हैं या जो हम पढ़ते हैं, तो उससे जब अंतर करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, तो यह किस बात को बताता है? पहला है ब्लाइंड एक्सेप्टेंस, गलत, मतलब अंधा विश्वास कर लेना, अंधा होकर मान लेना, जो गलत ही है। क्रिटिकल कंपैरिजन, पैसिव लर्निंग, व्हेन स्टूडेंट कंपेयर, नहीं, क्रिटिकल कंपैरिजन आना चाहिए इसका आंसर ना, इसका आंसर आना चाहिए आपका क्रिटिकल कंपैरिजन। तो इसका आंसर आएगा क्रिटिकल कंपैरिजन, और पैसिव लर्निंग यहाँ पर है नहीं, मतलब जो बता दिया, जो देख लिया वो सुनते रहो। लो थिंकिंग, ये भी गलत हो गया। तो क्या आंसर आ जाएगा? क्रिटिकल कंपैरिजन। नेक्स्ट, केस स्टडी 6, वाटर टैंक ओवरफ्लो अलार्म। पानी टैंक ओवरफ्लो का जो अलार्म होता है, अलार्म आता है ना, पानी की टंकी भर गई है, वो वाला केस है। तो टीचर शोज अ सिंपल हाउस होल्ड सर्किट यूज टू डिक्टेट ओवरफ्लो इन वाटर टैंक। तो टीचर जो है वो एक घर में यूज होने वाला सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट को यूज कर रहा है पानी में ओवरफ्लो की प्रॉब्लम को, ओवरफ्लो जो होता है उसको समझाने के लिए।
तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, दिस केस इलस्ट्रेट, यह केस किसको दर्शाता है? न्यूक्लियर फिजिक्स, बिल्कुल गलत है। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात चल रही है। एसएचएम की यहाँ पर कोई बात है नहीं, सेमीकंडक्टर की कोई बात यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, स्टूडेंट्स डिजाइनिंग देयर ऑन अलार्म सर्किट डेमोन्स्ट्रेट, स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद के अलार्म सर्किट डिज़ाइन करते हैं, तो यह किसको दर्शाता है? पहला है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, बिल्कुल सही है। मेमोराइजेशन, यहाँ पर कुछ भी ऐसा मेमोराइज आपको नहीं करना है। पैसिव लर्निंग, केवल सुनना नहीं है। रिपीटेशन, मतलब ऐसा कोई रिपीट नहीं करना है, तो वो स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप हो रहा है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन। अगला क्वेश्चन आओ, केस स्टडी मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव, केस स्टडी सबसे अधिक प्रभावी होती है कब? पहला ऑप्शन है हियर स्टोरीज ओनली, केवल कहानियां सुनते रहना। दूसरा है एक्टिविटी एनालाइज एंड डिस्कस, एक्टिविटी को विश्लेषण करना और उसकी चर्चा करना, ये बिल्कुल सही है। केवल नोट्स बना लेना गलत है, और डायग्राम कॉपी कर लेना ये भी गलत है। 7वीं केस, ग्लास शैटरिंग बाय हाई पिच साउंड, हाई ग्लास जो है वो जब बहुत तेज आवाज आती है तो ग्लास हिलने लग जाते हैं, चटकने लग जाते हैं। तो अ सिंगर एमिट्स अ शार्प हाई फ्रिक्वेंसी नोट कॉजिंग अ ग्लास टू वाइब्रेट, जब एक सिंगर गायक हाई फ्रिक्वेंसी के साथ तेज आवाज में गाना गाता है तो जो ग्लास हैं वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं। ऐसा आता है ना, तानसेन जब गाना गाता था तो चीज़ें हिलने लग जाती थी, वो वाला सीन है। तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है द कंसेप्ट इन्वॉल्व इज, इसके पीछे कौन सा कंसेप्ट इन्वॉल्व है? पहला है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रेजोनेंस। तो यहाँ पर जब बात हो रही है फ्रिक्वेंसी की, तो फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है, तो कौन सी बात आ गई? रेजोनेंस। दो चीज़ों की जब फ्रिक्वेंसी मैच कर गई तो फिर वहाँ पर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? रेजोनेंस का। रिफ्लेक्शन, कंडक्शन, ग्रेविटेशन, ये तो साफ साफ दिख रहा है गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, सच रियल लाइफ केस हेल्प स्टूडेंट्स, ये वास्तविक मामले छात्रों को किस में मदद करते हैं? पहला है अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट फिजिक्स बेटर, अभूत भौतिकी को बेहतर समझने के लिए, बिल्कुल सही है। मेमोराइज लॉन्ग डेरिवेशंस, तो वो मेमोराइज तो कराने ही नहीं है, डेरिवेशन कुछ हो ही नहीं रहे। अवॉइड एक्सपेरिमेंट्स और अवॉइड डिस्कशन, तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बैटरी हीटिंग इन स्मार्टफोन के अंदर जो फ़ोन की बैटरी गर्म हो जाती है, बहुत केस सुने होंगे आपने, तो उसके ऊपर केस है। केस क्या है? अ टीचर प्रेजेंट अ केस, स्टूडेंट मोबाइल हीट ड्यूरिंग फास्ट चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग के दौरान स्टूडेंट का मोबाइल हीट करने लग जाता है। क्लास डिस्कस इंटरनल रेजिस्टेंस करंट हीट जनरेशन, तो वो बच्चों से कहता है कि बच्चों डिस्कस करो आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस को, करंट को और हीट जनरेशन को। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है दिस केस फोकस ऑन विच फिजिक्स कंसेप्ट, यह केस फिजिक्स के किस कंसेप्ट के ऊपर आधारित है? पहला है मैग्नेटिक फील्ड, गलत। दूसरा है जूल हीटिंग एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही है। तीसरा है एसएचएम और चौथा है रिफ्लेक्शन, गलत। अगला क्वेश्चन देखो, दिस पेडागोजी इंप्रूव्स, यह शिक्षण पद्धति किसको सुधारती है? गैस वर्क, नहीं। कंसेप्ट टू लाइफ कनेक्शन, बिल्कुल सही है, यहाँ पर लाइफ के कनेक्शन से कंसेप्ट को जोड़ दिया है। तीसरा है कॉपिंग फॉर्मूला, गलत। चौथा है रोट लर्निंग यानी कि रेक्टिफिकेशन, गलत। अगला क्वेश्चन है केस स्टडी मेथड एनकरेज, केस स्टडी विधि क्या प्रोत्साहित करती है? पहला है मल्टी पर्सपेक्टिव थिंकिंग, बिल्कुल सही है, अधिक दिशाओं में सोचना। सिंगल फिक्स थिंकिंग, गलत है। ओनली टेक्स्ट बुक रीडिंग, गलत है। और पैसिव लर्निंग, केवल सुनते रहना, वो भी गलत है। बेस्ट वे टू असेस लर्निंग आफ्टर अ केस स्टडी, केस स्टडी के बाद अधिगम का सर्वोत्तम मूल्यांकन क्या है? पहला है आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट डेफिनेशन, गलत। आस्किंग देम टू इंटरप्ट द केस इन न्यू कॉन्टेक्स्ट, नए संदर्भ में उस केस की व्याख्या करना, जो कि इसका बेस्ट वे है टू असेस लर्निंग आफ्टर द केस स्टडी। मेकिंग देम मेमोराइज स्टेप, गलत। और ऑब्जेक्टिव ओनली टेस्ट, गलत। तो इस तरह से आज का जो लेक्चर है जिसमें हमने केस स्टडी के ऊपर बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए। इसके बाद इसका एक और लेक्चर मैं लूँगा 3rd, जो कि कल यानी कि 3 तारीख को अपलोड होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, इन वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी लोग इन लेक्चर्स को देख रहे हैं, केस स्टडी के हों चाहे वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के हों, उन सभी को मेरी तरफ से एडवांस में शुभकामनाएं, एडवांस में उनको बेस्ट ऑफ लक। एंड आई विश कि आप सभी लोग जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये हमारा Tier 1 PGT 1 का या TGT के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये एग्ज़ाम आप लोगों का सबका निकल जाए, जो भी लोग देख रहे हैं। और फिर कहूँगा कि Tier 2 के लिए, मेंस के लिए लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड होना स्टार्ट हो गए हैं।
तो अगर अभी टाइम नहीं है और अभी आपको लगता है कि अभी नहीं देखना चाहिए, तो टियर 1 के बाद वो लेक्चर्स आप जरूर डेफिनेटली देखें। जिस तरह से ये लेक्चर आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, वो लेक्चर्स भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।